नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज अध्याय 2 का शेष भाग। अध्याय 2 तलाश 6 भागों में विभाजित है, जिसके 4 भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम भाग 3 में इसके 2 पार्ट पढ़ेंगे, भारत की विविधता और एकता और जन संस्कृति। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू भारत की तलाश करते हैं, यानी कि उसके बारे में जानने के लिए अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर भारत को खोजने की कोशिश करते हैं, उसके अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर नेहरू जी ने जाना है भारत की विविधता और एकता के बारे में। बच्चों, आपको भी पता होगा कि हमारी दुनिया में जितने भी देश हैं, भारत एक ऐसा देश है जिसमें विविध प्रकार के लोग रहते हैं, विविध संस्कृतियां मनाई जाती हैं। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत एक अद्भुत है और प्रकट रूप में ये दिखाई भी पड़ती है। आप सब देखते भी होंगे कि जितने भी हमारे देश में राज्य हैं, हर एक राज्य में एक अलग संस्कृति वाले लोग रहते हैं। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिणवासी तमिल में बहुत कम समानता है। कहने का मतलब ये है नेहरू जी का कि अगर हम दूर से देखते हैं तो हमारे उत्तरी राज्य और पश्चिमी राज्य जिसमें पठान हैं और दक्षिणवासी जो तमिल हैं, उसमें जो समानताएं हैं वो बहुत ही कम होती हैं। इनमें चेहरे, मुहरे, खान पान, ओढ़ावे पहनावे, भाषा में बहुत अंतर है। यानी कि हम जो उत्तरी यानी कि नॉर्थ में जो लोग रहते हैं और जो हमारे पश्चिम में लोग रहते हैं, उनके हर चीज़ में फ़र्क है। यहाँ तक कि उनके चेहरे भी अलग होते हैं। बच्चों, आपने भी देखा होगा कि इधर पश्चिमी इलाके में जो लोग पाए जाते हैं वो ज़्यादा सांवले रंग के होते हैं और थोड़े से हेल्दी होते हैं, और उत्तर यानी नॉर्थ में जो लोग होते हैं वो थोड़े से गोरे होते हैं, उनका कद भी थोड़ा छोटा होता है। ज़्यादातर पहाड़ी इलाके माने जाते हैं वो लोग। तो उनका खान पान यानी कि पहनना ओढ़ना और उनकी भाषा सब कुछ अलग ही है। पठानों के लोक प्रचलित नृत्य रूपी कोचक नृत्य शैली में मिलते हैं। इन तमाम भिन्नताओं के बाद भी पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसी तमिल पर। यहाँ पर नेहरू जी ये कहना चाहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ जिसकी संस्कृति हर एक के ऊपर अपनी छाप छोड़ देती है। तो वही यहाँ नेहरू जी बताना चाह रहे हैं कि पठानों के ऊपर भी, जो पठानी एरिया है वहाँ पर जो लोग रहते हैं, भारतीय संस्कृति की छाप बिल्कुल वैसी ही है, यानी वैसे ही वो भारतीय संस्कृति को उन्होंने अपनाया है जैसे तमिल में अपनाया गया है। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। सीमांत क्षेत्र मतलब जो हमारे प्राचीन भारत के जो अंतिम सीमा पर जो स्थित थे, जो राज्य जो केंद्र, वहाँ की बात यहाँ पर की जा रही है। तक्षशिला का महान विश्वविद्यालय 2000 वर्ष पहले प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। यहाँ पर तक्षशिला के विश्वविद्यालय के बारे में बताया गया है, जो कि 2000 साल पहले बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। जो आपने भी नाम से सुना होगा तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में। काफ़ी ये जो महान विश्वविद्यालय था ये 2000 साल पहले बना था और ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। सारे भारत के ज़्यादा मतलब भारत के लोग तो आते ही आते थे। एशिया के जितने भी देश हैं वहाँ के भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ पर धर्म परिवर्तन का अंतर आया, लेकिन वहाँ क्षेत्र के जो लोगों की मानसिकता थी वो काफ़ी विकसित हो चुकी थी। तो इसी तरह से वह काफ़ी प्रसिद्धि का कारण भी रहा, लेकिन उनकी मानसिकता पूरी तरह से नहीं बदली। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं इसके, और बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच की है। सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर इन सब पर भारतीयता की गहरी छाप है। और जो आप भी जानते होंगे कि हर एक की अपनी एक खासियत होती है, लेकिन फिर भी यहाँ लेखक यानी नेहरू जी ये कहना चाह रहे हैं अलग अलग इनकी विशेषताएं ज़रूर हैं, लेकिन जो हमारी भारतीय संस्कृति है, ठीक है, तो उनको इन्होंने नहीं छोड़ा है, उसको आज भी अपनाए हुए हैं। भारत में हर विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं।
प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी। यहाँ विदेशी भी आए और यहाँ जज्ब हो गए। यहाँ नेहरू जी का कहने का मतलब है कि जैसे प्राचीन चीन था वैसे ही प्राचीन भारत भी था। मतलब अपने आप में ही समेटे हुआ था, किसी से कोई मतलब नहीं था, अपने आप में स्वतंत्र था। यहाँ पर बहुत सारे विदेशी आए और यहाँ वो यहीं के होकर रह गए। किसी भी देशी समूह में छोटी बड़ी विभिन्नताएं हमेशा देखी जाती हैं। देशी समूह यानी कि जैसे हमारे भारत है, भारत एक देश है, तो उसके जो समूह है यानी यहाँ के जो लोग हैं उसमें हर तरह की विभिन्नताएं हैं। कि जैसा कि आपको पता होगा हमारे देश में विभिन्न राज्य हैं, विभिन्न राज्यों में भी विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न पहनावा पहनते हैं, तो हर तरह की विभिन्नताएं देखी जाती हैं। आज राष्ट्रीयवाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है। विदेशों में भारतीय एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं। यानी हमारे भारतीयों में इतनी एकता है कि अगर वो कहीं विदेशों में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें अपने देश का कोई भी व्यक्ति मिल जाता है तो वो अपने देश का समझकर उसे मतलब किसी न किसी वजह से वो एक हो जाते हैं। यानी कि एक होने का कारण ढूंढने लगते हैं, वो एक समुदाय बना लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि विदेशी संस्कृति की छाप अपने ऊपर नहीं पड़ने देते भारतीय, भले ही उनमें भीतरी मतभेद हो। कहने का मतलब ये है यहाँ नेहरू जी का कि आपसी रंजिश भले ही उनमें हो, लेकिन जब कोई बाहर का व्यक्ति उनके सामने होता है तब वो अपनी भारतीय संस्कृति को बिल्कुल नहीं छोड़ते। बिल्कुल जो भी भारतीय है उनमें एकता बनी रहती है। एक हिंदुस्तानी भले ही किसी भी धर्म का हो, वह अन्य देशों में भी हिंदुस्तानी ही माना जाता है। सभी के मन में अपनी मातृभूमि के लिए अलग अलग तस्वीरें होती हैं। बिल्कुल सही बात कही यहाँ नेहरू जी ने कि अपनी जो मातृभूमि है, सब हो, चाहे वो विदेशी हो, चाहे हमारे भारतीय हो, चाहे कोई भी देश हो, तो अपने अपने देश के लिए अलग अलग तरह से सभी लोग सोचते हैं। कोई किसी तरह से सोचता है, कोई किसी तरह से सोचता है। जैसे अपने देश की सेवा भी करते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे डॉक्टर हैं तो वो अपनी डॉक्टरी के हिसाब से अपने देश की सेवा कर रहे हैं। सैनिक हैं तो वो बॉर्डर पर जो है लड़कर अपने देश की सेवा कर रहे हैं। ये हर देश में, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, कोई भी देश हो, किन्हीं दो आदमियों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती। लेखक के मन में भी भारत के बारे में बहुत सी बातें आती हैं। यहाँ के विविध प्राकृतिक वातावरण के बारे में, यहाँ के गांव, कस्बों और शहरों के बारे में हम अपने पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं। यहाँ नेहरू जी ये कहना चाहते हैं कि उनके मन में भारत को जब उन्होंने देखा, उसका भ्रमण किया, उसके बारे में जाना, तो बहुत सारी बातें उनके मन में आई। जो भारत की प्रकृति थी उसको देखकर, जो गांव कस्बे थे, शहर थे, उनको देखकर। और नेहरू जी ये कहना चाहते हैं चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो स्वयं हो या कोई और हो, जो जैसा देखता है, जहाँ जाता है, और तो अपने तरीके से उसे देखने की कोशिश करता है और अपने तरीके से ही उसके बारे में लिखता है और सोचता है। यानी कि हर एक आदमी के विचार अलग अलग होते हैं। किसी दो आदमियों के भी विचार आपस में मेल नहीं खाते हैं। नेहरू जी ये कहना चाह रहे हैं। जन संस्कृति यानी कि जो भारत के लोग हैं उनकी संस्कृति कैसी है। लेखक जहाँ भी गए, यानी नेहरू जी जहाँ भी गए, उन्हें हर जगह अलग अलग तरह की संस्कृति मिली जिसका जनता के जीवन पर गहरा असर पड़ा था। यानी कि जो संस्कृति होती है, हर एक जगह की अलग एक संस्कृति होती है और उस संस्कृति का वहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं उन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक, पुराकथाओं का मेल था। यानी कि जो संस्कृति होती है उसमें सब कुछ शामिल होता है। वहाँ के रीति रिवाज, कुछ ऐतिहासिक चीज़ें, कुछ जो सच्ची झूठी बातें, कुछ पौराणिक कथाएं, सब कुछ उसमें जो है शामिल होता है। भारत के प्राचीन महाकाव्य, बच्चों महाकाव्यों के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। रामायण और महाभारत ये लोगों के बीच आज भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं और हमारे भारतीय जो लोग हैं इन वो रामायण और महाभारत को बहुत मानते भी हैं।
और इनके अंदर एक ऐसी कहानियों का उल्लेख है जिससे कोई नैतिक उपदेश निकलता है। यानी रामायण से भी हमारे नैतिक उपदेश मतलब मोरल वैल्यू से है। जो हमारी मोरल बातें जो होती हैं वो हमें सीखने को मिलती हैं रामायण से भी और महाभारत से भी। लेखक के मन में लिखित इतिहास और तथ्यों का भंडार था। अब लेखक सब कुछ घूम चुका था, सब कुछ पढ़ चुका था यहाँ पर, तो लेखक के अंदर जो है, जो इतिहास उसने भारत का पढ़ा है, नेहरू जी ने जो पढ़ा था, तो उसके बारे में बहुत कुछ वो जान चुके थे। गांव के रास्ते से गुजरते हुए लेखक की नज़र मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती है, वह विस्मय विमुख हो जाता है। यहाँ पर नेहरू जी जब गांव के रास्ते जा रहे थे तो वो पुरुष और एक सुंदर स्त्री को देखते हैं और देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेखक को इस बात से हैरानी होती है कि तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिनसे भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर ये सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। अब नेहरू जी को आश्चर्यचकित कौन सी बात करती है, यह है कि मतलब जो नेहरू जी ने पढ़ा और भ्रमण के दौरान देखा, उससे उन्हें ऐसा लगा कि भारत बहुत सारी भयानक स्थितियों से गुजर चुका है। उसके बाद भी उसके बाद भी यहाँ का सौंदर्य यानी स्त्री पुरुषों में, प्राकृतिक वातावरण में इतना सौंदर्य किस तरह से टिका रहा, आज भी वो वैसा का वैसा ही बना रहा है, इसलिए वो आश्चर्यचकित हो गए थे। चारों ओर अनगिनत विपत्तियां फैली हुई थीं। जैसे कि पिछले भागों में आपको बताया जा चुका है कि हमारा देश जो है विभिन्न विपत्तियों का सामना कर चुका था। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार भी पैदा हुए थे। यानी कि जब आदमी परेशान होता है तो वो कई तरह के अपराध भी करना शुरू कर देता है, उसके अंदर लालच हो जाता है और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो कुछ भी करता है। तो इस तरह से भ्रष्टाचार भी काफ़ी हद तक मतलब फैल गया था जब जब विपत्ति आई थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी। यानी जैसी स्थितियां थीं तो उसी के अनुसार वहाँ के लोग बदल गए थे और उन्होंने उस प्रवृत्ति को स्वीकार भी कर लिया था। भारत में नम्रता और भलसनसाहत थी जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन है। यहाँ पर नेहरू जी ये कहना चाहते हैं कि हमारे भारतीय जो लोग हैं वो नम्र स्वभाव के हैं। भलमनसाहत मतलब एक दूसरे का भला करने वाले, यानी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर वो अपने अंदर रखते थे, सभी की मदद करते थे। ठीक है, और ये हमारे भारतीयों को विरासत में मिली है। यानी कि सदियों से ऐसा चला आ रहा है कि यहाँ हमारे जो भारतीय लोग हैं ये किसी का बुरा नहीं करते, हमेशा एक दूसरे का भला करने की कोशिश करते हैं। तो ये उनकी सांस्कृतिक विरासत है, इसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया था। यानी कि जो चीज़ विरासत में मिली है भारतीयों को, जो और इतनी सारी विपत्तियां आई उसके बाद भी ये भलमनसाहत और नम्रता भारतीयों के हृदय से नहीं मिटी है। नेहरू जी ने इतना सब कुछ जान लिया भारत के बारे में और काफ़ी कुछ उन्होंने अपने मन के विचार इस किताब के माध्यम से प्रकट भी किए। बच्चों, ये अध्याय 2 तलाश आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में इसके प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे। और अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो मुझे पर्सनली भी कॉल कर सकता है। आप पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हो मुझसे। धन्यवाद।